हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कुछ और नए सोर्सेज को जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अभी तक हम जो प्रोमिनेंट सोर्सेज पढ़ चुके हैं वाटर पोल्यूशन के, वो है एक गटर का पानी, सीवेज वाटर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज से आया हुआ जो वेस्ट वाटर, ये जो वेस्ट होता है वो बेसिकली वेस्ट वाटर की फॉर्म में हो सकता है, या वैसे भी कोई और वेस्ट हो जो कि पानी में जाके आगे चल के मिक्स हो जाए और वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। उसके अंदर हैवी मेटल्स हो सकते हैं। एग्रीकल्चर सोर्सेस हम लोगों ने देखा, एग्रीकल्चर में एज सच कोई खराबी नहीं होती, लेकिन इंसान की वजह से जो एग्रीकल्चर में वो खिलवाड़ करता है कि फर्टिलाइजर्स पटकना, केमिकल्स पटकना, फिर जाकर अगर वो बारिश का पानी भर भर कर किसी नदी, समुद्र, तालाब में जाकर मिक्स हो जाए, या फिर वो रिस रिस कर नीचे चला जाए सॉइल की पोरोसिटी की वजह से, उसके इंटर स्पेसिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, तो ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स और वो है थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन को मैं आपको बताता हूँ। जब ये बुक नहीं आई थी, मतलब जब ये प्रिंट नहीं हुई थी ये बुक, और जिस ज़माने से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे नोट्स में या फिर जो मेरे सोर्सेज होते हैं पढ़ने के, मैं इस वाले पॉइंट को, थर्मल या रेडिएशन पॉल्यूशन को, इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड करके लिखता था। ठीक है, मतलब एक बुक फेमस होती थी, वो है शंकर आईएएस की बुक, जो कि बच्चे पढ़ते थे। आज भी बच्चे वही पढ़ते हैं, पीएमएफ आईएएस कोई उठाना नहीं चाहता। लेकिन उसमें ना इंडस्ट्रियल वेस्ट करके, अब मुझे ये नहीं पता कि वो वेस्ट मतलब वो बुक थी या फिर जो मेरे नोट्स थे कोचिंग के, विजन आईएएस के। तो मैंने जो भी है, ये जो थर्मल या रेडिएशन पॉल्यूशन का जो भी एस्पेक्ट है, वो मैं हमेशा उसी में मिक्स करके पढ़ता हूँ। तो आप अगर चाहो तो थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन को आप इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वो क्योंकि ये जो थर्मल एक्टिविटीज़ या जो रेडिएशन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किसी न किसी इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हो रही हैं। ठीक है, तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो थर्मल और रेडिएशन पॉल्यूशन, सबसे पहले अपना यहाँ पर जो ये स्टार्ट होता है वो है पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी। अगर मैं बेसिक तरीके से, अगर मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवाऊँ, सबसे बेसिक, सबसे बच्चों वाली, जो आप जानते होगे, थर्मल पावर प्लांट्स को तो आप जानते हो। ठीक है, पावर प्लांट्स मतलब ऐसा देखो, अब इसने लिख दिया रॉ फॉर्म में पावर प्लांट्स को, चाहे वो न्यूक्लियर हो थर्मल हो। मैं सबसे पहले थर्मल वाले लेता हूँ। पावर प्लांट्स अगर थर्मल है, यानी कि कोई ना कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है वहां पर, या फिर हीटिंग की प्रोसेस को जनरेट करते हुए किसी चीज का ठिकाना लगाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। स्टील की जो शीट्स होती हैं उसको शेप देने का काम, प्लास्टिक को जलाकर किसी चीज में मोल्ड करने का काम, प्लास्टिक से अन्य सोर्सेज से उसको जलाकर उसको कंप्रेस करके उससे गैस निकालने का काम, और कूड़े कबाड़ को ठिकाना लगाते हुए उसको जलाकर अगेन उससे गैस निकालना, या किसी उसको और फॉर्म में, ऐश वगैरह की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, ये सब कुछ थर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है कि नहीं होता है, या फिर थर्मल पावर प्लांट्स में होता है कि नहीं होता है, बताओ। अभी तक आप मेरे साथ इतनी सारी जो साइंस का भी हमारा चैप्टर चल रहा है वो पढ़ चुके हो, पीएमएफ के पुराने चैप्टर्स भी पढ़ चुके हो, इतना जानते हो। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में आपको बताऊं तो, है ना। लेकिन उसके साथ प्राची हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, श्रेया याद है? शाइनी के, जब हम ये पढ़ते हैं शाइनी कंसेप्ट के, थर्मल पावर प्लांट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जब हम जलाते हैं, जली हुई चीज़ में पृथ्वी पर, शाइनी हम पढ़ते हैं ना श्रेया के, कार्बन कंटेंट ऑलमोस्ट 99.99% चीज़ों में होता है, यानी कि राख तो बचेगी ही बचेगी, है ना। उसका ठिकाना नहीं लगा सकते अपन हर बार। अब जैसे अपन लोग ठकुराइन फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर सकते हैं, है ना ईशा। साइंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था, फ्लाई ऐश को, कोल ऐश को कलेक्ट कर सकते हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है ना आशिमा, पढ़ा था ना हमने। लेकिन उससे ईंटें बनेगी, रोड पे बिछाने के काम आता है। लेकिन आशिमा, दुनिया में, या दुनिया तो चलो छोड़ो, एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोल एक्टिविटीज होगी, जो कोल ऐश होगा, फ्लाई ऐश होगा,
उसके हर एक पार्टिकल को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं क्या? हर एक पार्टिकल को नहीं ना। अब थर्मल पावर प्लांट के कंटेक्स्ट में श्रेया ये एप्लीकेशन लगाओ कि वहां पर जब भी कोई चीज हीट हो रही है, जो राख बच रही है, अगर उसका आउटफ्लो हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ, जिस चीज में कार्बन कंटेंट है और अगर वो फ्लाई ऐश या कोल ऐश की फॉर्म में है, हो गई, क्यों शाइनी, होगा कि नहीं होगा? अगर जो चीज जिसके अंदर कार्बन कंटेंट है वो कोल ऐश का फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रकार से, एक एक मतलब उसका टाइप हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी कैपेसिटी हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में कितना पढ़ा था श्रेया? कितनी दूर तक उड़ के मयूरी जा सकता है ऐसा कोई चीज जो फ्लाई ऐश या कोल ऐश की फॉर्म में हो? 20 किलोमीटर। और वो जहां पर 20वें किलोमीटर पर टिका है, उससे और दूर 20 किलोमीटर जा सकता है कि नहीं जा सकता है ना? इसका प्रमाण अगर मैं आपको दूं ना, इसका इसका रियलिस्टिक एग्जांपल मैं आपको दूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां स्टार्ट हुआ था सबसे पहले दुनिया में? ब्रिटेन के अंदर। एशिया, अफ्रीका, दुनिया के अलग कोनों में बहुत सालों बाद आया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद आया, 100 साल के बाद। हाँ या ना? हाफ सेंचुरी या ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, 50 से 100 साल का समय था आर्यन, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन जो पर्यावरण की लंका ब्रिटेन और यूरोप में लगाना शुरू करी श्रेया, क्या उसका खामियाजा या एनवायरमेंट को डिटरेट मतलब एनवायरमेंट का डिटरेशन देखना ये पूरी दुनिया ने नहीं भुगता क्या? बताओ। यानी कि पॉल्यूशन जो अगर हम करते हैं, तो क्या वो कोई ठकुराइन ईशा बाउंड्री जानता है पॉल्यूशन? अनन्या बताओ कि आज अगर अपन प्लास्टिक अगर ठकुराइन असम में जलाएं, 1 साल तक जलाते रहें, भर भर के प्लास्टिक जलाते रहें, तो उसका खामियाजा क्या सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट को, उस गली मोहल्ले को जहां पर हम प्लास्टिक जला रहे हैं, उसी को भुगतना पड़ेगा क्या? या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को भुगतना पड़ेगा क्या? या फिर वो चीज इंडिया तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकती है उस चीज का पॉल्यूशन? जा सकता है ना, है ना? लेकिन टॉपिक से स्टिक करते हुए बात करते हैं, ये जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली जो एक्टिविटीज होती हैं, मैं क्यों आपसे बोल रहा था इस टॉपिक की स्टार्टिंग में कि आप इसको चाहो तो थर्मल और ये जो रेडिएशन पॉल्यूशन है, आप इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, उसका क्योंकि एक आउटकम ही होता है एक प्रकार से। ये जितनी भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह जो एक्टिविटीज़ हुई है मयूर पास्ट में, या फिर आज भी जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे जैसे स्टील पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स हैं, या जहाँ पर भी इनकी प्रोसेसिंग होनी है, कुछ भी होनी है, तो अल्टीमेटली श्रेया 90% केसेस के अंदर, 95% केसेस के अंदर शायनी अपन लोग थर्मल एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं? उस चीज़ को मोल्ड करने के लिए, हीट करने के लिए गुजर रहे हैं ना? और जब अपन लोग जहाँ पर भी थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको उत्पन्न कर रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं, तो क्या किसी ना किसी प्रकार की राख या फिर ऐश जो है अनन्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी? मतलब बचेगी कि नहीं बचेगी उस प्रोसेस में, है ना? एक सबसे प्योर फॉर्म का पेपर आप किसको कह सकते हो? बताओ, आपकी नजरों में क्या है सबसे प्योर फॉर्म का पेपर? बताओ, कोई भी बताओ। सबसे प्योर फॉर्म का कागज का टुकड़ा क्या है? क्या नाम जिसमें सफेद कागज? हाँ ऑब्वियसली बात है, सोच के है। निर्वैर, ये तुम्हारा वीड रोल की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है? हाँ। यहां पर जो है सफ़ेद कागज़ A4 शीट जैसा एक पेपर है, सबसे बेस्ट फॉर्म का पेपर है ना? लेकिन अगर अनन्या मैं इसको जलाऊं तो ये पूरी तरीके से जल जाएगा क्या? इसका नामो निशान कुछ रह जाएगा कि मिट जाएगा सब कुछ? बताओ श्रेया। रह जाएगा ना? वो क्या शो करता है? उसके अंदर क्या है? कार्बन कंटेंट है। जला के देखें श्रेया कुछ नोट्स आपके, पता लगेगा। उसके अंदर जो है कार्बन कंटेंट है, ठीक है? यानी कि इतना तो क्लियर है आप लोगों को, मतलब मैं आपको मतलब रिकॉल करवा रहा हूँ, देखो सारे लोगों को, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बार बार एक चीज़ के बारे में लेंदी लेंदी बातें करना।
तो आप मुझे ये बताओ, जहां पर भी थर्मल एक्टिविटी इन्वॉल्व है वहां पर एक प्रकार का पॉल्यूशन ऐसा हो सकता है ना कि जो चीज बच रही है उसके अंदर कार्बन कंटेंट है, कुल मिलाकर किसी न किसी चीज की राख है। बताओ, सबसे बेसिक फॉर्म ऐसा कह सकता हूं मैं, है ना? ये तो हो गया। अगर मैं थर्मल चीज को अगर मैं मार्क करूं तो ये तो हो गया कि किसी ना किसी प्रकार का यहां पर, किसी ना किसी प्रकार का क्या होगा, यहां पर रेसिड्यू होगा। ठीक है, किसी ना किसी प्रकार का यहां पर जो है वो रेसिड्यू होगा। अगर मैं वहीं पर बात करूं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर कोई रेसिड्यू तो नहीं होता है। 90% केसेस में थर्मल पावर प्लांट्स में रेसिड्यू होगा, लेकिन 90% केसेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेसिड्यू तो नहीं होगा। क्या रिलीज करेगा वो? गुड, वहां पर होगी रेडिएशंस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सोच समझ के आंसर करना है इसका। रेसिड्यू को, जो भी राख होगी, मैं उसको अनन्य टच कर सकता हूं हाथ से? अगर मैं, श्रेया ने कोई कागज बर्न करा, मैं उसके ऊपर अंगूठा लगाकर, हथेली लगाकर उस राख को अपनी हाथ में ले सकता हूं? नहीं। क्यों अनन्या का मेरे हाथों से वो लीक कर जाएगा, वो छन जाएगा? हाँ, राख, ऐश। अच्छा, तुम कह रही हो नहीं, मैं अपने हाथों को देख रहा हूं, है ना, चिपक जाएगा। लेकिन जो रेडिएशंस हैं, इसको मैं टच कर सकता हूं मयूर, इसको फील करा जा सकता है रेडिएशंस को। आशिमा, रेडिएशंस को टच करा जा सकता है क्या? इसको तो नहीं कर सकते हैं टच। अब मेरा सवाल सुनो, जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते हो, उसमें से ज्यादा चीज खतरनाक कौन सी होती है आपके शरीर के लिए? हम्म? जिसको टच नहीं कर सकते वो ज्यादा खतरनाक है। हम्म, क्योंकि रेडिएशंस में ये होता है, वैसे दोनों ही खतरनाक हैं, ठीक है, दोनों ही खतरनाक हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर शायरी मैं बोलूँ बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स, आपको पता है वो चिपक जाते हैं शरीर से, खाल खींच लेते हैं पूरी, है ना, जो कि यूज़ होने लगा था 1990s में, 2000s में, बड़ी सारी कंट्रीज़ के द्वारा उनके बायलेटरल वॉर्स में। लेकिन बड़ी सारी कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज आई कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए। याद है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन, ट्रीटीज जो साइन हुई थी। खैर वो छोड़ो, लेकिन जो चीज़ जिसको आप रेडिएशंस के फॉर्म में, आई थिंक इसको हिंदी में अपन आर्यन बोल सकते, तरंगे, ये शरीर से पास हो सकती हैं, आर पार हो सकती हैं, और सिर्फ आपकी बॉडी मैकेनिज्म को नहीं, आपके ब्रेन, आपके मेंटल वेलबींग को, थिंकिंग पावर को, हर चीज़ को टार्निश कर सकती है। इसी चैप्टर के अंदर एक दो लेक्चर पहले एक चीज़ याद है जिसमें मैं बात कर रहा था कि जो मोबाइल के टावर्स अगर अपने घर के आसपास लगे हुए हैं, कोई मोबाइल अपन माथे पे रखकर, सर के किनारे रखकर या छाती पे रखकर अगर उसको सो रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है क्या? भले ही वो स्विच ऑफ है, भले ही स्विच ऑफ है, नहीं। और याद है माई नेम इज खान का एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, शाहरुख खान उसमें काजोल को मना करता है कि फ़ोन यूज़ मत करो क्योंकि इससे मधुमक्खी अपना रास्ता भटक जाती है, राइट? और ये रियल में होता है ऐसा। इवन बर्ड्स भी, बर्ड्स को भी बहुत हार्म होता है। थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं, इससे आपने देख लिया क्या होता है। इसके अलावा अगर आप सिमिलर सी बात कर लो इसकी, केमिकल पावर प्लांट्स की, इससे भी, इससे भी क्या बचेगा? किसी ना किसी प्रकार का रेसिड्यू बचेगा, इससे भी किसी ना किसी प्रकार का रेसिड्यू बचेगा। अब ये अगर केमिकल जो रेसिड्यू है किसी न किसी चीज में जाकर अगर मिक्स होगा,
या कोई इसको टच कर ले या इनहेल कर ले, ठीक है, या इनटेक कर ले, तो वो हार्म करेगा कि नहीं करेगा? लाइक एग्रीकल्चर के केस में जो अपन डिस्कस कर रहे थे, जो पदार्थ पानी में जाते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, वो इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग इनटेक ही कर रहे हैं ना, हाँ या ना, है ना? और बड़े सारे प्रकार की केमिकल गैसेस भी होती हैं, वो भी नुकसानदायक हो सकती हैं, बिल्कुल। तो थर्मल, न्यूक्लियर, केमिकल और जो दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये ना काफ़ी खतरनाक इंडस्ट्रीज होती हैं। अब जहाँ पर ये काम जो चलता है केमिकल्स बनाने का, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, कोई थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये ना जनरली जो सारे प्लांट्स होते हैं, आप इनको क्या कहोगे? यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? हॉट, मॉडरेट या फिर कूल? तीनों में? हॉट होता है और कईयों में बहुत गर्म। तो ये क्या करते हैं? दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस, ठीक है। और जो यूज हॉट वाटर होता है, इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस। बात अब ना कूलिंग पर्पस की नहीं होती है। जब ये पानी जो यूज होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसको रिलेट करना। जैसे एक एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, गली छाप एग्जांपल देता हूं आपको मैं। आप सब लोग जानते हो तंदूर क्या होता है, भट्टी क्या होती है, ठीक है। देखो अब मयूर एक्टिव हुआ, भूख लगाई होगी तो मैं देखकर कोई बात नहीं। ये जो तंदूर है, अपन सबने देखा है, ये हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि घुटनों पे बैठ के अपन को कुछ वो करना पड़ेगा, अपन जनरली जानते हैं, लेकिन बड़े बड़े तंदूर अपनी ये चेस्ट के हाइट के या फिर अपने कमर के हाइट तक के यूज़ करते हैं, ये नान बनाने वाले, रोटी बनाने वाले, ठीक है। लेकिन खैर, मुझे आपको एग्जांपल देना था, इसलिए मैं एक पूरे इमेज देखना चाह रहा था कि जिसमें एक पूरा तंदूर दिख जाए। इसमें दिख रहा है पूरा तंदूर, ये सही है, ठीक है। अब देखो, तंदूर में जनरली कोयला यूज होता है। ध्यान से समझना प्लीज इस चीज को, मैं आपको ना थर्मल एक पावर प्लांट का एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और उससे आप न्यूक्लियर और केमिकल एनर्जी के कंसेप्ट को भी रिलेट कर पाओगे, जो मैं बातें बोलूंगा यहाँ पर। कूलिंग पर्पस के कंसेप्ट को रिलेट कर पाओगे, और यही कूलिंग पर्पस वाला जो पानी है, ये कैसे भट्टा बैठाएगा एनवायरमेंट का, इसको भी सीख पाओगे। समझो इसको, एक गली छाप एग्जाम्पल लेते हैं तंदूर का। ये जो तंदूर है, जब रात को जो ये रोटी वोटी यहाँ पर बनेगी, जो भी बन गया सारा, इसके बाद इसका पैकअप होना है। ये कोयला यहीं पर पड़ा रहेगा, कोयला है, मान लो ये कोयला यहाँ पर पड़ा है। अब जब कोयले की ज़्यादा राख जैसे बच जाती है और अपन को हीटिंग बढ़ानी होती है कोयले की, तो ये जो राख है ऐसे निकाल ली जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है ऊपर कलेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा एक थाली में राख ले ली और फ्रेश कोयले डाल 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 के उस पर नान जो है या जो रोटियाँ वो सेकी जा रही हैं, ठीक है। अब जो तंदूर है, इसके आसपास ध्यान से समझना, इसके आसपास जो है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कार्बन है, हाँ या ना? इसके आसपास कार्बन है। ये जो कोयला जल रहा है, इसके अंदर कार्बन है। ये जो प्लेट है जिसके अंदर से राख निकाली गई है, इसके अंदर कार्बन है।
है। कुल मिलाकर ये कार्बन कह लूँ इसको मैं, चाहे कोल ऐश कह लूँ चाहे फ्लाई ऐश कह लूँ, ये सब कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स भी हैं, हाँ है ना, है ना। और इसको अगर मैं, आप मान लो ईशा यहाँ खड़े हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अगर इसको फूक दूँ, है ना, तो इसका जो पाउडर होगा, अगर वो आप इनहेल करोगे तो बॉडी में जाकर वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है या टॉक्सिसिटी को पैदा कर सकता है ना। कुल मिलाकर ये चीज खतरनाक है, ठीक है। अब क्या होता है, रात को कभी भी कहते हैं कुछ भी हो जाए, रूम पर हो जाए कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की भट्टी नहीं जलानी चाहिए, जलाकर सोना नहीं चाहिए। मतलब या तो काम जब तक है तब तक आप वहां पर खड़े रहो, कर दो, लेकिन आग ना पकड़ी जाए या कोई बगल में सो रहा हो उसके लिए ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप ना हो जाए। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि आग अगर जल रही है और वहां पर अगर आपका काम खत्म हो गया है, चाहे आप सो रहे थे, बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, है ना, आप उस आग को जलाकर चले जाओ। तो यहां पर क्या है, रात को डाला जाएगा पानी, ठीक है। अब इसको, इस कंसेप्ट को रिलेट करो इसके साथ कि लॉट ऑफ वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पसेस। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स गर्म होते हैं इनको ठंडा करने के, ताकि इनके अंदर ना एक कंप्रेसर चेंबर वगैरह जो भी होता है ना, जो चीज़ जहाँ पर हीट यूज होती है, तो क्या होता है अगर हम बहुत ज़्यादा पानी यूज ना करें ना, वो फट जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, और वो फिर महंगा बहुत होता है, बेफालतू का खर्चा बहुत आएगा। तो इसलिए जितने भी ऐसे जो पावर प्लांट सेटअप होते हैं, मेरी एक बात याद रखना, एक रूल याद रखना। वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसने जो करंट चैप्टर चल रहा है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करा है, वो इस चीज़ को जानते होंगे। जब भी अनन्या होता क्या है कि श्रेय, आप जानते होंगे कि थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और केमिकल जो प्लांट्स होते हैं जो सेटअप करे जाते हैं, केमिकल तो चलो छोड़ो, लेकिन थर्मल और न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पर हीटिंग मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा होता है शाइनी। तो अपन क्या करते हैं कि इसको अपन जनरली ऐसे इलाके में सेटअप करते हैं जहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल हो। इसलिए जनरली समुद्र के किनारे ऐसे प्लांट सेटअप करे जाते हैं श्रेया, है ना, कि अलग से आर्टिफिशियल वाटर ला के हम लोग कहाँ से इसके ऊपर पानी छिड़काएंगे। अगर कल को कुछ भी अगर होता है तो समुद्र का पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, नीचे की तरफ इंडियन ओशन, वेस्ट की तरफ अपना अरेबियन सी, ईस्ट की तरफ अपना बे ऑफ बंगाल, है ना, ऐसे ही होता है। लाइक एक फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है श्रेया, कौन सा है तमिलनाडु में फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसके एग्जाम्पल मैं अक्सर देता रहता हूं? कुदन कुलम। आप क्या करते, कुड़ू कुड़ू, ठीक है, ये है कुदम कुलम। अब अनन्या, ये किसके पास है बताओ, ये क्या दिख रहा है, यहां पर पानी है ना, कोस्ट के पास है, इसलिए। लेकिन टॉपिक से डेविएट मत होना, को टॉपिक से डेविएट मत होना। हम लोग यहां पर कोई भी चीज जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं विद द कंसेप्ट ऑफ कि वो चीज वाटर पॉल्यूशन करेगी, ठीक है। उस चीज ने वाटर पॉल्यूशन करना है। अब क्या होता है, जब ये पानी है, इस पे तंदूर पे मारा गया और एक दिन तंदूर को साफ करा जा रहा है, ये राख है, ये ऐसी कहीं पर भी फेंक दी गई और बगल में एक पॉन्ड है, कोई तालाब है, थोड़ा सा दूरी है हालांकि इससे मान लो, लेकिन इसका उड़कर वहां पर जाना, या जिस दिन तंदूर धोया गया बगल में उस पानी के साथ, फिर चाहे वो बगल में नाला था, कोई ऐसी जगह थी, ये किसी गांव में सेटअप था, कोई तालाब था बगल में, कोई पॉन्ड था, कुल मिलाकर जिस भी वाटर बॉडी में गया, चाहे वो पीने का पानी था चाहे वो नहीं था, वहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, कोई मछलियां रह रही थी, कुछ भी था, लेकिन ये वहां पर जाकर उस पानी की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? अगर वो पानी प्योर है भी तब भी ये उसको टॉक्सिक बना देगा ना। अगर गटर है, गटर ऑलरेडी टॉक्सिक होता है, वहां पर ऑलरेडी टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, उसमें अगर ये मिक्स होगा तो टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? आप थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से समझो, जब भी कूलिंग पर्पज से हमने जो पानी यूज करा, अगर मैं इस तंदूर को साफ करूं, अरे नॉर्मली अपन लोग ग्लास धोते हैं, बर्तन धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो जब उसको धोते हैं तो उसका पानी जो है वो साबुन को साथ लेकर जाता है ना नाली के अंदर, सिंक के अंदर वो पानी जो है वो अपने साथ
बर्तन की गंदगी, तेल, ये सब कुछ लेकर ही तो जाता है कि नहीं? ऐसे ही अगर ये जो तंदूर है, इसके अंदर ये जो ऐश है, जो कोयले का कंटेंट है, जो 19 तरीके के जो मेटल्स हैं, है ना, इसको अगर मैं धोऊंगा और पानी हर जगह मारूंगा, रात को पूरा खत्म, काम खत्म होने के बाद इस राख को मैं कहीं फेंक कर आऊंगा बगल में, इसको धोऊंगा, अंदर से साफ करूंगा, कुल मिलाकर इसका जितना भी कंटेंट है, ये पानी के साथ जब मैं इसको धोऊंगा तो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा ना ये। और जिस भी सोर्स में जाके, जिस भी पॉन्ड में, तालाब में, जहां पर भी जा रहा है, और कुछ कुछ पूरे पूरे दिन में जब तक ये काम चल रहा होगा, इसकी ऐश उड़ उड़ कर भी जाएगी वहां पर। तो ये कुल मिलाकर ये छोटा सा तंदूर भी आसपास की वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता, लंबे समय के अंदर, लंबे समय के अंदर। मान लो एक बगल में पीने का पानी का स्रोत है, एक कोई पीने का पानी का तालाब है, ठीक है। अगर ये जो तंदूर है, इसका पानी 10 साल 20 साल तक जाता रहता है साफ होकर उस तालाब में, तो क्या वो तालाब का पानी 20वें साल, 30वें साल, 40वें साल पीने लायक रहेगा? है ना? बूंद बूंद से सागर बनता है। ऐसी टॉक्सिसिटी भी एक दिन में नहीं बढ़ जाती है, टाइम टू टाइम बढ़ती है। अब इन पावर प्लांट्स की बात करो आप, जिसके लिए थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो यूज करा जाता है, हद से ज्यादा पानी जो यूज करा जाता है, ठीक है, इनको, इनकी गर्मी को शांत करने के लिए, जब ऐसा पानी जो हॉट वाटर है, यूज्ड हॉट वाटर, जब ये डिस्चार्ज होगा रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में, अपने साथ साथ वो सारी चीजें लेकर नहीं जाएगा क्या? बताना जरा। जैसे यहां पर ऐश हो गई, यहां पर कुछ रेडिएशन हो गए, जाएगा कि नहीं जाएगा उनको लेकर? कुछ केमिकल्स हो गए। आप जिस भी चीज में अगर पानी मारते हो, तो वो चीज जो होती है उसके साथ वो चिपक कर जाती है कि नहीं जाती है? बताओ। प्लेट पर आपने साबुन, सिंपल सिंपल से रूल बता रहा हूं, प्लेट पर आपका साबुन लगा हुआ है, ये जो जिससे आप मतलब बर्तन धोते हो, वो साबुन लगा हुआ है, अगर पानी मारोगे तो पानी जब आया था उसके ऊपर वो प्योर फॉर्म में आया था, लेकिन जब वापस लौटेगा उस प्लेट के ऊपर पड़ते हुए, तब वो साबुन को साथ लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट इतनी लंबी चौड़ी कहानी से यही बताना चाह रहा हूं कि ये जो पानी है, जब ऐसे पावर प्लांट्स में यूज होता है, तो जो यूज पानी है वो जिस भी जगह पर पड़ा था तो अपने साथ उस पदार्थ को खींच कर ले आया है वो। और अब जब वो समुद्र से, किसी भी पानी के सोर्स से जब वो निकाला गया था ना कूलिंग करने के लिए, तब वो प्योर फॉर्म में आया था। लेकिन वापस जब आप उसमें वो जा रहा है तो वो जहरीला बन के जा रहा है। क्या पता कुछ कार्बन कंटेंट उसके अंदर हो, कुछ मेटल्स उसके अंदर हो, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन उसके अंदर हो, किसी ना किसी प्रकार के केमिकल्स उसके अंदर मिले हो। और अब जाकर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, वन रॉटन मैंगो और एप्पल स्पॉइल्स दी होल बास्केट, तो अब जो वो तालाब है उसके अंदर अगर वो इस प्रकार के मेटल्स, ऐश, न्यूक्लियर रेडिएशंस, केमिकल्स को लेकर घुसेगा, तो पूरे तालाब या पूरी वाटर बॉडी को पॉल्यूट करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? बताओ। है ना? इस प्रकार से जो पावर प्लांट्स होते हैं ऐसे वाटर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं यहां से। ये वाला पॉइंट पहले बताओ, क्लियर हुआ सबको? ये अनन्या, श्रेया, शाइनी, सबको क्लियर हुआ? ईशा, ठकुराइन, पक्का? अब देखो, डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मल सी बात राइटर आपसे कर रहा है कि अगर गर्म पानी जो है, अगर वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करा गया, ठीक है, तो इट में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिसीविंग वाटर। जैसे किसी पॉन्ड से पानी निकाला गया, इन्हीं दिनों की बात कर लो कि जनवरी के एंड के दिन चल रहे हैं या फरवरी स्टार्ट होने वाला है, जनरली कोई भी वाटर बॉडी का पानी ठंडा है, किसी भी वक्त निकालोगे तो जनरली ठंडा है, कोल्ड ही कहूंगा मैं सारे पानी को। लेकिन अगर ऐसे पावर प्लांट से होते हुए गुजरते गुजरते वो अगर जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ा सकता है उसका। चलो ये तो ठंड चल रही है, लेकिन गर्मियों में जब सूरज की किरणें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तपती दोपहरी में जब पानी के ऊपर पड़ती है, तो पानी का ऊपर का जो एम्बिएंट वाटर टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, वो बढ़ा हुआ रहता है, मतलब गर्म रहता है एज कंपेयर, मतलब अगर आप उसको कंपेयर करो विंटर सीजन से। ठीक है, अब उसमें बड़ी मुश्किल से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, मछली, केकड़े, कोई अलग अलग प्रकार की जो भी चीज़ें वहाँ पर जो रह रही हैं, वो और नीचे चले जाते हैं, वो जीव जंतु थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं।
ठीक है, वो शैलो जोन के पास नहीं रहते अगर उनकी बॉडी जो है हीट टॉलरेंट बॉडी नहीं है अगर उनकी, तो वो ठंडक को लेने के लिए और नीचे चले जाएंगे। इसलिए आप कभी भी ना मगरमच्छों को देखोगे ना रेत पर आते हुए, वो सर्दी में निकल कर आ जाते हैं पानी से धूप सेकने के लिए। लेकिन तपती दोपहरी में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में आप देखोगे कि जो बहुत गर्मी वाले इलाके हैं जहां पर 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है, तो वहां पर कोई मगरमच्छ तपती दोपहरी में रेत के ऊपर चला आया। इतना इतना सहन नहीं कर पाते फिर वो ज्यादा देर तक। वो अगर आया भी होता है तो उसको कभी कभार शिकार की भनक लगी होती है, या तो वो शिकार उसका अवेलेबल होता है उसके लिए, मतलब ये जिसको मतलब उस जिस चीज़ का उसको शिकार करना है वो अवेलेबल है फूड उसके लिए, या फिर उसको कभी कभार गलती से भनक लग गई होती है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है उसे कि शायद से यहाँ पर कुछ खाने को मिल जाएगा, तो वो वापस फटाफट से लौट कर चला जाता है। ऐसे ही फ्रॉग के साथ भी होता है। फ्रॉग एकदम से पानी के अंदर छुप जाएगा अगर बाहर का तापमान जो है उसके अनुकूल नहीं है तो। और बारिश के दिनों में आपने जहां पर भी, जैसे अगर ये स्नेल्स को देखा होगा, फ्रॉग्स आते होंगे आपके घर में या कहीं पर भी बरामदे में, आंगन में, गार्डन में, तो बारिश के दिनों में एकदम से इसके लिए इसलिए बाहर आ जाते हैं। तो ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर इट में, मैंने यहाँ पर तो वो हॉट वाटर का फिनोमेना आपको सिर्फ वो बता रहा था कि पानी का तापमान बढ़ा देगा। मैंने आपको इस पॉइंट के साथ साथ कनेक्ट करते हुए जीव जंतु के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी बता दिया। ठीक है, जो डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिसीविंग वाटर बाय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक बात बताओ, समुद्र में रहने वाले, छोटे से तालाब में रहने वाले, कुल मिलाकर पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनकी बॉडी शरीर एक एक रेंज ऑफ टेम्परेचर सहन करने के लिए बनी है ना। अब इंसानी शरीर कितनी भी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है शाइनी, लेकिन अपन भी अगर 40-50 डिग्री की तापमान में तपती दोपहरी में अगर घूम रहे हो, तो वो भी अपन एक रेस्टिंग, एक कूलिंग प्लेस ढूंढते हैं कुछ टाइम के बाद। राइट ठकुराइन, कि अपन ईशा ये चाहेंगे मयूर कि थोड़े टाइम के बाद अपन को कोई मतलब एक शेडो जोन मिले, कोई या तो ठंडी हवा मिले, या फिर हम किसी मॉल के अंदर एंटर करें, है ना, ये सब चीज़ें हों। क्योंकि हमारी बॉडी हमेशा जो है, अगर उसके टेम्परेचर रेंज के विपरीत कुछ हो रहा होता है, वो हमेशा एक कंफर्टेबल जोन को ढूंढने की कोशिश करती है हमारी बॉडी। ठीक है, अब ऐसे हमें तो फिर भी दिमाग है, चलो हम फिर भी सहन कर लेंगे, टॉलरेंस पावर है, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान बढ़ना, तो सारे जो जीव जंतु हैं वो उसको सहन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक बात बताओ, ऐसे प्लांट के सेटअप होने की वजह से एक्वेटिक लाइफ प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है ना, हो रही है ना। बात उनके सिर्फ फिर मरने की नहीं होती है। एक्वेटिक एक्वेटिक लाइफ में जो फूड चेन का कंसेप्ट होता है, एक तो वो खराब हो जाता है, प्लस गर्म पानी, ठीक है, ऊपर से वो केमिकल प्लांट से आया है वो पानी। ठीक है, अब केमिकल्स भी उसके अंदर, वो एक्वेटिक लाइफ मरे ना, लेकिन प्रभावित किस प्रकार से होगी, केमिकल उनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। और आपको भी पता है एक चीज, आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वाटर की, गर्म पानी ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से अपने अंदर चीजें घोल लेता है या ठंडा पानी, बताओ। गर्म पानी, राइट। गर्म पानी ज्यादा अच्छे से चीजों को घोल लेता है। तो अगर कोई केमिकल है जो कि घुले हुए हैं पानी के अंदर, अगर हॉट वाटर उसके अंदर वो जा रहा है, तो वो पूरी जगह पर मिला नहीं देगा उसको, बताना जरा। अब अगर ऐसा गर्म पानी किसी वाटर बॉडी के अंदर एंटर करते हुए कितना भी, मतलब जैसे मान लो ये तो एक रेंज आपको बताई जा रही है कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है, इतना तापमान वो पानी का बढ़ा देगा अब द एम्बियंट वाटर टेम्परेचर। एम्बियंट मतलब वाटर टेम्परेचर क्या होता है, जो कि पानी में अगर कोई हलचल ना हुई हो तो प्राकृतिक रूप से ये उसका नॉर्मल टेम्परेचर था। राइट शैनी, है ना, धूप पड़ रही थी, वो पड़ रही थी, यानी कि प्राकृतिक रूप से हो रहा था जो भी उसका टेम्परेचर था। इंसान कोई यहां पर अपना घर का उसके अंदर क्या कहते हैं वाटर हीटर लगाने नहीं गए थे। लेकिन यहां पर जब ऐसी प्रक्रिया होती है कि पावर प्लांट्स की वजह से, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह की वजह से, ऐसा गर्म पानी जो कि
मतलब वैसे तो वो पानी ठंडा ही था, लेकिन कूलिंग पर्पज से उसमें यूज़ कर रखा, तो वो गर्म बन कर आया, फिर वो गर्म पानी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अबव द एम्बियंट वाटर टेम्परेचर, जो कि उस पानी का, उस वाटर बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर था, उससे 10-15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा अगर तापमान अगर बढ़ जाए, तब हम उसको कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन पॉल्यूशन कैसे है श्रेया बताओ? थर्मल पॉल्यूशन पॉल्यूशन कैसे है ईशा? ये वाटर पॉल्यूशन कैसे हुआ थर्मल पॉल्यूशन? वैसे तो देखो थर्मल पॉल्यूशन हम भी जानते हैं, अगर जो राख बची है मयूर, तो वो भी थर्मल पॉल्यूशन ही है, अगर वो उड़कर जा रही है वो एयर पॉल्यूशन भी कर सकता है ना। थर्मल पॉल्यूशन यानी कि किसी ना किसी चीज के साथ दिखेगा, एसोसिएटेड, अलग से नहीं दिखेगा। हम कोई भट्टी में मुंह मारने थोड़ी ना जाएंगे अलग से कि हम तो आज पॉल्यूशन देखकर आए थे। वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर हमारे पास ही आएगा, हमारे फेफड़ों में एंटर करेगा, लंग्स में एंटर करेगा, या हमारे फूड चेन में एंटर करेगा कहीं ना कहीं। तो थर्मल पॉल्यूशन तो मतलब कहीं कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये थर्मल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन के साथ कैसे मिक्स है श्रेया? कैसे आया कंसेप्ट यहाँ पर? हम्म। हाँ, और गर्म पानी जो है, जो भी अपने साथ लेकर जाएगा वो नॉर उस पानी में जाकर ज्यादा अच्छे से घोल देगा। और अगर वो टॉक्सिक हुआ, तो वो टॉक्सिसिटी पानी वो पूरे पानी में फैल जाएगी, राइट? तो इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। अब मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि पानी के अंदर नॉर्मली एक डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। अगर ये गिरने लग जाए, ये गिरने लग जाए, तो याद है आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, याद है? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ही अगर कम हो जाएगा, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी जो फूड चेन चल रही है वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी? और एक टाइम के बाद ये अगर पानी पीने लायक था, भाड़ में जान दो, एक्वेटिक लाइफ है ही नहीं मान लो, ये पानी पीने लायक था, तो ये पानी पीने लायक तो छोड़ो, डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होने के बाद यहाँ पर एल्गल ब्लूम भी हो सकता है, ये ठोस सतह भी बन सकती है ना? ग्रीन एल्गे पूरे पानी को घेर सकता है कि नहीं घेर सकता है ना? तो अनलाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो लैंड पर रहते हैं ना, लिथोस्फीयर। तो अनलाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर एडेप्टेड टू अ यूनिफॉर्म स्टेडी टेम्परेचर। जमीन पर रहने वाले जो प्राणी होते हैं ना नन्या, वो क्या करते हैं आशिमा? वो टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रेंज में सहन कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू यूनिफॉर्म स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है? जैसे मैं थोड़ा सा इसका रेंज बता देता हूं। आप लोग एक डॉगी के बारे में जानते हो? साइबेरियन हस्की ब्रीड जानते हो? साइबेरियन हस्की को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, वो महंगा कुत्ता होता है, उसके नखरे महंगे हैं। नखरे एक चीज के महंगे हैं। आप लोग जानते होगे, जो भी उस ब्रीड को जानते हैं कि सुना होगा आपने उसके बारे में, उसका वो गर्मी सहन नहीं कर सकता, एसी में रखना पड़ता है। तो अगर आप एसी जो है पूरी गर्मियां चलाना अफोर्ड कर सकते हो, और वो भी कभी कभार अनन्या ऐसा भी होता है ना कि एक एसी से भी उसका नहीं बन पाता, उसको उसमें भी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको थोड़ा सा और जगह एसी में। हाँ, है ना? तो मयूर, गर्लफ्रेंड को पालने से ज़्यादा महंगा खर्चा पड़ता है उसका, है ना? इसलिए मैंने आपको टारगेट करते हुए कहा ये वाली बात। गर्लफ्रेंड को बनाओगे तो खर्चा नहीं होता, पालने के ऊपर खर्चा होता है ना। तो आ, अगर ऐसी चीज़ है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो रूम टेम्परेचर जो सहन कर पा रहे उसकी बॉडी, वो एक रेंज में है, वो एक रेंज में है।
ठीक है, लेकिन साइबेरियन हस्की क्या हुआ, एक लैंड ऑर्गेनिज्म हुआ, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हुआ, राइट। साइबेरियन हस्की डॉग। लेकिन अगर वहीं पर आप बात करो कोई भी एक्वेटिक एनिमल की, लाइक आपको पता है ना, पानी के काफी देर तक बाहर रह लेता है एक ऑर्गेनिज्म, क्रैब, है ना, फ्रॉग, लेकिन इनकी बॉडी जो टेम्परेचर सहन कर सकती है वो एक बहुत नैरो जोन में कर सकती है। यानी कि अगर मान लो लैंड वाले ऑर्गेनिज्म में साइबेरियन हस्की अगर इतना टॉलरेट कर पा रहा था, जो कि मतलब इम्पेशेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदल जाए, लेकिन उससे भी कम ये क्रैब और फ्रॉग कर पाएंगे। वाटर ऑर्गेनिजम्स, वाटर स्पीशीज, ठीक है। तो अनलाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, aquatic organisms are adapted to uniform steady temperature of the environment. A sudden rise in temperature, it kills fishes and other aquatic animals. ठीक है, कभी आपने ये देखा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, जैसे आशमा अभी आप दुबई गए थे, आबू धाबी गए थे, तो आपने बताया था कि वहाँ पर ऐसे एक्वेरियम हैं जो कि इंडिया में अभी आने वाले काफ़ी सारे सालों तक नहीं हो सकते, है ना, बहुत इंप्रेसिव जितनी आप तारीफ कर रहे थे। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा था जो कि ओपन स्काई के नीचे बना, सारे अंधेरे और शेडोई वाली जगह में थे, ऐसा क्यों? वैसे तो वो हर चीज भारी पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन उनको क्यों ऐसे अंधेरे वाली जगह में, शेडोई वाली जगह में, ऐसा क्यों कि जहां पर एक चेंबर हो, आप एंटर कर रहे होगे, चारों तरफ ग्लासेस लगे होंगे, वहां पर ही आपको मछलियां दिख रही होंगी, है ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसा क्यों? ठंडा रहता है, शेडो रीजन हमेशा ठंडा रहता है, और वहां पर एकदम सडन स्पाइक ना है टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज बहुत, हाँ, ये दोनों रीजन जो हैं, दुबई हो गया, आबू धाबी हो गया, गल्फ कंट्रीज हो गई, काफी गर्म होती हैं, राइट। और मैं वहाँ पर एक्वेरियम की बात इन कंट्रीज के कंटेक्स में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ एक्वेरियम भी अपने घर वाले एक्वेरियम नहीं है जो एक मतलब आप मान लो कि इतने एक हाथ के एक्वेरियम है, वो है, वो पूरा का पूरा कमरा है, एक चेम्बर है, एक विला है पूरा एक्वेरियम बनाने का, है ना आशिमा, इतने होते ना बड़े बड़े। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग थर्मल पॉल्यूशन is to store the hot water in cooling ponds. और उस कूलिंग पॉन्ड में, मतलब कूलिंग पॉन्ड कुछ नहीं है, मतलब उस पानी को देखो, गर्म पानी को अगर आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो ऐसे ही, तो वो शांत होकर ठंडा हो जाता है ना, है ना। तो जहां पर हमें इनको छोड़ना है वहां पर कोई एक्वेटिक लाइफ होनी चाहिए क्या, मरीन लाइफ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग थर्मल पॉल्यूशन इज टू स्टोर द हॉट वाटर इन कूलिंग पॉन्ड्स, अलाउ द वाटर टू कूल बिफोर रिलीजिंग इनटू एनी रिसीविंग वाटर बॉडी। लेकिन श्रेया, ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है क्या? और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, बताओ। पहले मैं पानी को, गर्म पानी को श्रेया शांत कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं उसे, उसके बाद रिलीज करूंगा वाटर बॉडी में। आपके हिसाब से क्या है ये सही सॉल्यूशन है? तो क्यों है सही, गलत है तो क्यों है गलत? गुड, गुड। पानी ठंडा होने से क्या होगा शाइनी? पॉल्यूटेंट्स तो निकालने पड़ेंगे ना वहां से, राइट अनन्या? क्यों मयूर? अगर वो मान लो कि केमिकल प्लांट से होकर आया है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो ठंडा हो को गर्म हो, केमिकल्स तो है ना उसके अंदर। ये चीज है, मतलब मैं आपको एक एनालिसिस दे रहा हूं, मतलब शब्दों के पीछे मतलब क्या है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आंखें बंद करके लिख देना कि हाँ भाई इसको पानी को ठंडा करो, ठंडा करके रिलीज कर दो।
तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स नियर वाटर बॉडीज और ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज लाइक सुनामी एंड अर्थक्वेक्स दे पोज द रिस्क ऑफ रेडिएशन. अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हमने थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियर प्लांट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. तो एक लाइन दे रहा है वो आपको कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द जो एक्सीडेंट होता है, याद है वो IAEA की टीम, मैंने श्रेय आपको बताया था, बहुत एक्टिव हो गई थी. इंटरनेशनल ये आई हाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कि जब कुदम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बारी लीकेज की एक घटना सामने आई थी, है ना. तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अगर हो, सबसे बड़ी बात तो इसको बचाने के लिए अनन्या हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां सेटअप कर रखे होते हैं, किसके पास? कोस्ट एरियाज ना. ईशा अपनी अपनी छतों पे तो नहीं लगाते हम इसको, है ना. कि सरकार ये बोले कि जैसे सोलर रूफटॉप पैनल लगाते हो अपनी अपनी टंकी में, सब लोग एक लगा लो. ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स अगर कभी वाटर बॉडीज के आसपास या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होते हैं, वाटर बॉडीज के आसपास ही लाइक सुनामी अर्थक्वेक के टाइम पर, तो उसकी वजह से होता क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर होता है. अब ये रेडिएशन एक्सपोजर कुछ नहीं होता, रेडिएशन की लीकेज को रेडिएशन एक्सपोजर कहते हैं वाटर बॉडीज के अंदर. एग्जाम्पल फुकुशिमा डायची न्यूक्लियर डिजास्टर. वेयर इज फुकुशिमा? कहाँ का शहर है? जापानी होगा क्यों, कोरिया नॉर्थ कोरिया वो सब नहीं हो सकता. इसको जरा लिख लो सब लोग, ठीक है. Fukushima nuclear accident was a major nuclear accident at Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma, Fukushima, जो कि 11 मार्च 2011 में हुआ था. ठीक है. तो उसमें था क्या? हाँ ये कह रहा था मैं आपसे लिखने के लिए. वाटर ओवरवेल्म द डिफेंसिव सी वॉल, फ्लडिंग द प्लांट एंड नॉकिंग आउट द इमरजेंसी जनरेटर. मतलब पानी घुस गया पूरी तरीके से वहां पर. वर्कर्स रश टू रिस्टोर पावर, but in the days that followed the nuclear fuel in 3 of the reactors overheated and it partly melted the cores, something known as nuclear meltdown. तो कुल मिलाकर मतलब जो भी उसको कंट्रोल करने के लिए हथकंडे जो अपनाए गए, पानी इतना भरा हुआ था कि कुछ भी वर्कर्स कर नहीं सकते थे, कहीं तो ट्रैप होकर ही मर गए अंदर. ठीक है. और एक काफ़ी बड़ा डिजास्टर था. अब दिक्कत क्या थी, था पानी के बगल में, जापान वैसे भी एक आइलैंड कंट्री है, था सब कुछ पानी के बगल में ही हो रहा था, लेकिन इसके जो रेडिएशन से यहां पर गए होंगे कि नहीं गए होंगे. ऐसी जगह पर अगर आप मास्क लगा के भी चले जाओ तो आप ये कह सकते हो कि आप कंप्लीटली सेफ हो, रेडिएशन से बच सकते हो आप मास्क लगाकर. कुछ रेडिएशन क्योंकि पता है ऐसी भी होती हैं कि उनके जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी के भी आर पार हो जाते हैं. जानते हो आप ये वाली बात? तो रेडिएशन एक्सपोजर कॉज म्यूटेशन इन द DNA of marine organisms. If those mutations are not repaired, the cell may turn cancerous. कुल मिलाकर आप इसको आसान भाषा में भी ऐसे समझ सकते हो, आपका जो DNA होता है उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो स्ट्रक्चरिंग बिगड़ने लग जाती है. अगर वो स्ट्रक्चरिंग बदलने लग गई तो एक ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बताओ. डीएनए में किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस हुए तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा. जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ह्यूमन बींग्स में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर? 23. अगर अगला जो है वो एक आ जाए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या कम हो जाए और पेयरिंग बिगड़ जाए, पर्सन को कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है? एनीवन? कोई जानता है इस बारे में? गुड, ब्रिलियंट. डाउन सिंड्रोम. श्रेया नाम सुना है इस चीज का? डाउन सिंड्रोम.
ये इसी की वजह से होता है, वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक एक्स्ट्रा पेयर, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाती, मतलब बेसिकली जैसे अब जैसे ये देखो 22 में जो है वो 22 साथ में होने चाहिए थे पेयरिंग, लेकिन एक 21 एक दूसरा 22 है, इस तरह की वो पेयरिंग भी कट जाती है, और इसको कहते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है, वैसे आयोडीन कहाँ मिलता है नॉर्मल तरीके से, हम क्या आयोडीन को कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पर? हाँ, सॉल्ट। और ये आयोडीन कौन सी ग्लैंड को एक्टिव करता है? हार्मोन, थायराइड। थायराइड ग्लैंड आयोडीन की वजह से डेवलप होती है, ऐसा कह सकते हैं, या आयोडीन मतलब बेसिकली इसके साथ सिंक करके चलता है। अब कुछ आयोडीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव आयोडीन भी होता है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड इट कैन कॉज थायराइड कैंसर। थायराइड बीमारी एक अच्छी बीमारी होती है कि बुरी बीमारी होती है? है ना। एक एक गले में एक गला सूज जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं इसकी वजह से? हाँ, ग्वाइटर। गुड गुड। कह रहा स्वेलिंग, स्वेलिंग तो मैं ही पूछ रहा हूँ कौन सी स्वेलिंग। वो तो तब होगा ना भाई जब मैं गला घोट दूंगा आपका। ग्वाइटर कहते हैं उसे। ये ठीक है, थायराइड ग्लैंड, नॉर्मल थायराइड ऐसा, ग्वाइटर ऐसा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन के बारे में, और इससे कैसे वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट? अनन्या सब कुछ समझ में आया? पक्का, कोई डाउट मयूर? नहीं, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो, अच्छा वैसे आयोडीन, अरे वो थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा होता है मतलब, लेकिन ओवर अगर हो तो ग्वाइटर बन सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, और थायराइड कैंसर इससे बन सकता है। अब ये गला अगर ऐसा सूसा चले जाए, सूसा चले जाए, कुछ तो दिक्कत है ना ऐसा। पर्सन फिर जो चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, खाना वगैरह या लिक्विड है वो अच्छे से सॉलो नहीं कर पाएगा, है ना। ये चीज़ होता है, गले का कैंसर बन सकता है मतलब बेसिकली उसकी वजह से। और मतलब देखो थायराइड सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो वहीं तक एसोसिएटेड है, थायराइड लोगों को, आपको पता होगा थायराइड दो तरीके से काम करता है, लोगों को मोटा भी बनाता है और पतला भी बना सकता है। जानते हैं वाली बात, कई लोग, कई लेडीज़ कहती है कि उनके में थायराइड है तो वो बहुत ज़्यादा पतली भी होती हैं, तो उनका वेट गेन नहीं होता आसानी से, और कुछ बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं तो उनका वेट कम नहीं होता, उनका सारा वजन जनरली घुटनों पे आ जाता है, तो वो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ने में औरतों को वैसे बहुत दिक्कत हो जाती है। जनरली मैं औरतों की बात इसलिए कर रहा हूँ, जो थायराइड की दिक्कत है जो 21st सेंचुरी में, वो मोर देन 70% औरतों में ही है वर्ल्ड में। ठीक है, हाँ एक अपना और रह गया है, ये इसको और कवर करते हैं अपन, इन्वेजिव स्पीशीज। अभी इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में निर्भर आपने वीडियो भी भेजी थी एक, है ना, उसको सब लोग ग्रुप पे देखना। वाटर हाइसिंथ, ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होते हैं श्रेया, जरा अनन्या को बताओ, आराम से समझाओ। हार्म
करते हैं, ठीक है। अनन्या क्या होता है? अब जरूरी नहीं कि हम इंट्रोड्यूस करें, वो खुद भी आ सकती है, मतलब बेसिकली उनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि हाँ वो डोमिनेट करने जाते हैं, वो उस रीजन के दादा बन जाते हैं, और लोकल वेजिटेशन जो होती है उसको पूरी खराब करके खा जाते हैं, है ना। अब दिक्कत पता है क्या है? ये तो प्लांट प्लांट की लड़ाई हो रही है मयूर, हमारे इसमें क्या लेना देना। लेकिन जो लोकल वाले हैं उसको अभी तक हम कंज्यूम कर रहे हैं, और हो सकता है इन्वेजिव खा के हम अल्लाह को प्यारे हो जाए, है ना। जैसे अ, एक वो था प्रोसिपस जूलीफ्लोरा, है ना, वो एक इन्वेजिव स्पीशी है। बिल्कुल। अच्छा, वेस्टर्न घाट में एक फूल होता है, 12 साल में एक बार खिलता है, क्या नाम होता है उसका? नीला कुरिंची। तो वाटर हाइसिंथ ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, दे आर द वर्ल्ड्स, क्या कह रहे हो? किसकी खेती होती है? हाँ, वो भी ऐसा है कि अगर इंडिगो जिस खेत पे उगता है, हमने श्रेय पढ़ा था ना वो स्टडी आईक्यू में, या फिर मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली हम पढ़ते शनि, कि जहाँ जहाँ पर मयूर इंडिगो मतलब ग्रो होता है, फिर वहाँ पर ना जो ये जो सबसिस्टेंस फूड क्रॉप्स जो होते हैं, फिर वो ग्रो ना वो मुश्किल हो जाते हैं, फिर वो मिट्टी को इस कदर से क्या कहते हैं उजाड़ कर रख देता है। हाँ, कह सकते हैं। तो वाटर हाइसेंथ ऑल्सो कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। और वीड क्या होता है? हाँ, निर्वेयर अगेन ये अनवांटेड प्लांट है, तुम्हारे फूकने वाला नहीं, ठीक है। दे ग्रो abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem. They cause havoc by their excessive growth, leading to stagnation of polluted water. अब वो एक जगह पर एक तरफ होकर रह जाता है, उसके ऊपर ये इन्होंने अपना अड्डा बना लिया। एक प्रकार से है ये वाटर बॉडी, नीचे वाटर बॉडी है, लेकिन लगेगा आपको ये ग्रासेस 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 होकर प्रॉपर एक तरीके से ये पार्क का मैदान सा टाइप लगेगा, ठीक है। और वहां पर यूट्रॉफिक वाटर बॉडी, यानी कि यहां पर यूट्रॉफिकेशन हो रहा है। अगेन यहां पर कंसेप्ट हो सकता है एल्गल ब्लूम का, डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कुल मिलाकर इन्होंने अड्डा बनाकर उस पानी के ऊपर पूरा आक्रमण कर कर एक लैंड टाइप स्ट्रक्चर बिछा दिया होता है, लगता है ऐसा, मतलब वो देखने से कि पूरी ग्रासेस ही ग्रासेस ग्रो होती जा रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। अब वाटर पोल्यूशन यहां पर कैसे हुआ? ये इन्वेजिव स्पीशीज वाटर पोल्यूशन कैसे कर रही हैं? क्योंकि पानी का अनन्या नामो निशान मिटा दिया, उसके ऊपर ही अपनी परत बिछा ली पूरी की पूरी, राइट शैनी? वाटर बॉडी तो होनी चाहिए थी ना यहाँ पर, थी भी। उसका मैकेनिज्म ऐसा था कि इस इन्वेजिव स्पीशी जो है, आपको पता ना इन्वेजिव स्पीशी थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है अलाउद्दीन खिलजी टाइप, है ना मयूर, कि उनको ना कंफर्टेबल एटमॉस्फियर टेम्परेचर इन सब से मतलब नहीं होता, उनको बस एक चीज दिखती है, आक्रमण और कब्जा, कैसे भी करके। और हर चीज टॉलरेट करने को तैयार हो जाती है इन्वेजिव स्पीशीज 90% केसेस में, है ना श्रेया। इस वजह से जो जर्नली कंसेप्ट होता है कि वीड जो है अनवांटेड प्लांट है, वो किसी प्लांट के बगल में ही होगा, मिट्टी पर उगेगा। ये इन्वेसिव स्पीशी जो है वाटर हाइसिंथ, नाम ही है वाटर हाइसिंथ, ये पानी के ऊपर ग्रो होती चलती है अनन्या, और पानी के ऊपर घास के मैदान बना लेती है। जनरली भाई मिट्टी तो चाहिए ना अपन को, किसी भी चीज को, ऐसी चीज को ग्रो करने के लिए, है ना श्रेया। और न्यूट्रिशन इनको कहां से मिलता है ईशा? न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सनलाइट तो चलो वो तो खाना बनाएंगे, और वैसे कैसे? वाटर बॉडी से। और डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या बचेगा आगे चलकर, अगर ये पूरी जगह पर ही अपना ये कब्जा आक्रमण फैला दे? नहीं ना, वीड जोन बन जाएगा। गुड। तो हमारे सोर्सेज दोस्तों आज की क्लास में पूरे के पूरे खत्म हो गए कि वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है। 2023 में मैं पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन ग्राउंड वाटर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के अंदर,
2023 के प्रीलिम्स से। याद है ना श्रेया, हमने आर्टिकल भी करा था उसके ऊपर करंट अफेयर का, और वो आ गया था क्वेश्चन। वो पॉल्यूशन ही था हालांकि, लेकिन ग्राउंड वाटर के बारे में मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे ही कुछ करके वो उसमें परसेंटेजेस बहुत थी, मतलब हर स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आया था, एक ही आया था ग्राउंड वाटर वाला। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।